जय हिंद दोस्तों। कल तक सारे ही पोलस्टर्स, जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स, कांग्रेस पार्टी, यहाँ तक कि दबी जुबान से भाजपा वाले भी ये मान रहे थे कि हरियाणा में बीजेपी की बड़ी हार होगी और कांग्रेस की बड़ी जीत होगी। लेकिन आज के परिणाम में हुआ है ठीक उल्टा, यानी कि भाजपा ने एक बड़ी जीत दर्ज की है और कांग्रेस के लिए करारी हार हुई है। आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की हार आखिर हुई क्यों है। एक एक करके हम जो भी मार्केट में थ्योरी चल रही है उन सब के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात जो कि सबसे ज्यादा वायरल है कि क्या ईवीएम में कोई गड़बड़ी थी। देखिए, ईवीएम में कोई गड़बड़ी थी या नहीं थी इस बात का कोई भी प्रमाण हमारे सामने नहीं है, लेकिन क्या ईवीएम हैक हो सकता है? दुनिया में कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। तो छेड़छाड़ तो हो सकती है, लेकिन उसके होने का कोई सबूत नहीं है हमारे पास, तो हम उस पर कुछ नहीं कह सकते हैं। कई लोग ये बात कह रहे हैं कि पोस्टल बैलेट में, जिसमें कि आमतौर पे कहा जाता है कि बीजेपी पोस्टल बैलेट में तो लीड करती ही करती है, बाद में ओवरऑल इलेक्शन में वो आगे पीछे हो अलग बात है, लेकिन पोस्टल बैलेट बीजेपी का स्ट्रांग पॉइंट माना जाता है। और आज सुबह जब पोस्टल बैलेट की गिनती हुई तो उसमें कांग्रेस पार्टी 70 से ज़्यादा सीटें गेन कर रही थी। और उसके बाद जैसे ही ईवीएम खुलने शुरू हुए और ईवीएम की वोटिंग जब काउंट होने लगे तो कांग्रेस पार्टी पिछड़ती चली गई और भाजपा की जो सीटें हैं वो बढ़ती चली गई। और इस बात से ये लोग कह रहे हैं कि इसका मतलब ईवीएम में जरूर कोई छेड़छाड़ थी। अब देखिए, जो पोस्टल बैलेट में कांग्रेस का बढ़ना है और भाजपा का पीछे रहना है ये एक फैक्ट है, लेकिन इस बात से हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि ईवीएम में छेड़छाड़ हुई थी। बिहार में भी ठीक ऐसा ही हुआ था कि जब पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग हुई थी तो आरजेडी कांग्रेस जो महागठबंधन था वो 150 के प्लस चला गया था और बाद में धीरे धीरे वो घट के 115 तक आ गई थी महागठबंधन। और नीतीश कुमार के साथ भाजपा की जो गठबंधन थी वो धीरे धीरे अपना मेजोरिटी का मार्क क्रॉस कर गई थी। ये सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन इसके बाद भी हम ये कंक्लूसिवली नहीं कह सकते कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई थी, क्योंकि हमारे पास कोई इस बात का प्रमाण नहीं है। तो ईवीएम की बात पे आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बताइए। इस बारे में हम और ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा हार्ड प्रूफ नहीं है जिसके बेसिस पे हम कुछ कह सकें। अब हम बात करते हैं कि क्या बीजेपी सरकार से लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, इसकी वजह से बीजेपी को दोबारा मौका मिला है? ये बात कहीं से भी सच नहीं है। ग्राउंड पे बीजेपी सरकार के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा एंगर था, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे आप कोई सा भी रिपोर्टर को उठा के देख लीजिए, चाहे वो राइट विंग लीनिंग हो, लेफ्ट विंग लीनिंग हो, सेंट्रिस्ट हो, कोई सा भी रिपोर्टर जो कि ग्राउंड पे जाके जिसने रिपोर्टिंग की है वो सब के सब कह रहे थे कि कांग्रेस का एक तरफा लहर है, कांग्रेस एक तरफा जीतने वाली है। जितने भी एग्जिट पोल्स हुए उसमें, चाहे वो रिपब्लिक टीवी का हो, चाहे वो एबीपी का हो, चाहे वो आप किसी भी चैनल इंडिया टीवी का हो, इंडिया टुडे का हो, हर एक जो पोलस्टर्स थे, हर एक एग्जिट पोल वालों ने ये कहा कि कांग्रेस की सरकार आराम से बनने वाली है। लेकिन फिर भी हार गए। तो क्यों हारी कांग्रेस? इस बात को समझने के लिए मैं बिहार का एग्जाम्पल देना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद बिहार से आता हूं और मैंने बहुत क्लोजली इस चीज को फॉलो किया था। जिस समय बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था उस समय मैं तेजस्वी यादव से मिला था और मैंने उनको मिलकर ये बात कहा था कि चिराग पासवान अलग लड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा अलग लड़ रहे हैं, उस समय पप्पू यादव भी अपनी पार्टी अलग बनाकर लड़ रहे थे। मैंने तेजस्वी यादव को कहा था कि आप भले ही आपको लगेगा कि आप जीत रहे हैं, सारे एग्जिट पोल, सारे ओपिनियन पोल आपको कहेंगे कि आप जीत रहे हैं, लेकिन आप छोटे-छोटे मार्जिन से आप इतनी सीटें हार जाओगे कि आप मेजॉरिटी से थोड़े पीछे रह जाओ। लेकिन उस समय तेजस्वी यादव ने मेरी बातों को सीरियसली नहीं लिया और तेजस्वी यादव बस हेलीकॉप्टर पे चढ़ के एक दिन में दौड़-दौड़ के दुनिया भर की मैराथन रैलीज़ कर रहे थे और उनकी रैली में भीड़ भी बहुत आ रही थी। वो चुनाव कोविड के टाइम के जस्ट बाद हुआ था। उस समय बिहार के जितने भी मजदूर हैं, बिहार के जितने भी ग्रामीण इलाके के लोग हैं, उन लोगों को बहुत कष्ट सहना पड़ा था। सबसे ज़्यादा सफ़र्ड कोई क्लास था तो बिहार के मजदूर थे, बिहार के गरीब थे। तो सरकार के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त गुस्सा था। रैली में तो लोग आते थे, लेकिन उस गुस्से को वोट्स में कन्वर्ट करने में आरजेडी वहाँ पे पूरी तरह से फेल रही थी। उसके बाद अभी लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा में भी यूपी की तरह ही बिहार में भी बहुत ज़्यादा एंगर था। बिहार में भी फिर से तेजस्वी यादव जो है एक दिन में 5-5, 10-10 रैलियाँ कर रहे थे। वहाँ पे भीड़ आ रही थी, लेकिन फिर भी बिहार में आरजेडी ने सिर्फ 4 सीटें जीती और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया। अगर यूपी की तरह बिहार में भी एक्सपेक्टेड लाइन पर रिजल्ट आए होते तो मोदी 3.0 सेंटर में नहीं आते। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि ग्राउंड पर पब्लिक में एंगर है, लोग गुस्सा भी हैं, आपके रैलियों में भी लोग आ रहे हैं, फिर भी आप नहीं जीत पाए। सेम चीज़ आपको हरियाणा में देखने को मिला।
दीपेंद्र हुड्डा की रैलियों में जबरदस्त भीड़, राहुल गांधी की रैली में जबरदस्त भीड़, हर जगह काफी ज्यादा आपको भीड़ देखने को मिल रहा है। ग्राउंड पे आप जिससे बात करो वो कह रहा है सरकार बहुत ही नकारा है, सरकार से वो बिल्कुल खुश नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली वोट्स जो हैं वो बीजेपी के ज़्यादा आ गए। बिहार में भी अल्टीमेटली वोट्स में जेडीयू और बीजेपी को ज़्यादा वोट्स आ गया। जबकि नीतीश कुमार की बिहार में ये हाल है कि उनको बहुत ही कम लोग अब पसंद करते हैं। जिस तरह का पब्लिक एंगर सरकार के खिलाफ था, अगर वही कांग्रेस की जगह या आरजेडी की जगह पे आम आदमी पार्टी होती, जैसे पंजाब में आपने देखा, या फिर कांग्रेस की जगह पे एमके स्टालिन की पार्टी होता, जैसा कि आपने तमिलनाडु में देखा, या फिर जगन मोहन रेड्डी हों या फिर चंद्रबाबू नायडू हों, जो कि आपने आंध्र प्रदेश में देखा कि जब इनकम्बेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट एंगर होता है तो किस तरह से वन साइडेड लैंडस्लाइड विक्ट्री लेते हैं। ये बात मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस जो है उस लेवल पे कैपिटलाइज करने में उनकी जो इलेक्शन मशीनरी है वो कैपेबल नहीं है कि जितना उनके फेवर में मोमेंटम है उसको वो वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे। और हुआ है एक्चुअली ऐसा ही। भीड़ आपकी रैली में आपको सुनने आए वो एक बात होती है, और आपके जो वोटर्स हैं, सारे के सारे आपके सपोर्टर्स, आपके वोटर्स बूथ तक जाकर आपको वोट देकर आएँ, ये दूसरी बात होती है। और इस मामले में बीजेपी का कोई तोड़ नहीं है, और कई सारी रीजनल पार्टियाँ, इवन आम आदमी पार्टी भी इन सब मामले में काफ़ी एडवांस्ड है कंपेयर टू पार्टीज़ लाइक कांग्रेस एंड आरजेडी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए 2 गाँव हैं, एक गाँव, दोनों गाँव में हज़ार-हज़ार लोग हैं। एक गांव मेजॉरिटी कांग्रेस को सपोर्ट करने वाली है और दूसरा गांव जो है वो मेजॉरिटी बीजेपी को सपोर्ट करने वाली है। तो वैसे में बीजेपी क्या करेगी कि वो इंश्योर करेगी कि हजार के हजार लोग जो उनके सपोर्टर हैं वो बूथ तक जाएं और वोट डाल कर आएं। और कांग्रेस पार्टी जो है एक हवा बना के रख देगी, लेकिन उस गांव में हजार में से आपके 900 या 800 लोग ही जाके वोट डालेंगे। 100-150 लोग या तो बीमार होंगे तो अगर वो जा नहीं पाएंगे, या फिर महिलाएं होंगी जो कि घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकलती, वो वोट डालने नहीं जाएंगी। कई सारे ऐसे छोटे-मोटे लोग हर एक गाँव में रह जाते हैं, हर एक कस्बे में, हर एक बूथ पे ऐसे रह जाते हैं, जो कि वोट डालने नहीं जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी वाले ये इंश्योर करते हैं कि एक-एक को चाहे ऑटो करना पड़े, चाहे प्राइवेट गाड़ी लगानी पड़े, जिससे कि एक-एक वोटर को बूथ तक लाएँ, वोट डलवाएँ, फिर उनको घर तक छोड़ें। चाहे उनको कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो इंश्योर करते हैं कि उनके जो वोटर हैं वो बूथ तक पहुँचे और बूथ पर वोट डालें। और इस तरह की इलेक्शन मशीनरी जो कि आपका जो क्राउड है, जो आपके सपोर्टर्स हैं, जो आपको फ़ेवर कर रहे हैं, जो आपके फ़ेवर में मोमेंटम बना के रखे हुए हैं, उनको वोट्स में कन्वर्ट करे, ये मशीनरी बनानी कांग्रेस को बहुत ज़रूरी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी कंपेयर टू अदर रीजनल पार्टीज़ जो उनके अलाइज़ भी हैं, आप अगर देखोगे यूपी में तो कांग्रेस का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था जितना कि समाजवादी पार्टी का था। आप अगर देखोगे तो कांग्रेस का प्रदर्शन कर्नाटक में लोकसभा इलेक्शन में एक्सपेक्टेड लाइन पे नहीं था, उससे खराब था। तेलंगाना में एक्सपेक्टेशन से कम सीटें थी, हिमाचल में एक्सपेक्टेशन से कम सीटें थी, उत्तराखंड में एक्सपेक्टेशन से कम सीटें थी। इवन हरियाणा में भी 5 सीटें आई, लेकिन एक्सपेक्टेशन उससे ज़्यादा की थी, लगभग 10 में से 10 सीटें या 8-9 सीटें की एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन वहीं पे टीएमसी जैसी पार्टी, स्टालिन की पार्टी, इन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इन लोगों ने जितना एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा परफॉर्म किया। तो ग्राउंड पे इलेक्शन मशीनरी आपकी कितनी अच्छी है, कितनी एफिशिएंट है, और उसको आप कैसे मैनेज करते हैं, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आ गए हैं तो बहुत सारे एक्सक्यूजेस दिए जाएंगे कि अरे कई सारे वोट कटवा थे, जो कि वोट काटने के लिए खड़े हो गए थे, वोट वहां पे उन्होंने इतने 100 एक्स्ट्रा ले लिए, 1000 वोट वहां से उसने ले लिया, उसकी वजह से हार गए। तो भाई आप लोग आज तो आए नहीं हो इलेक्शन के फील्ड में, राजनीति करने नए नए तो आए नहीं हो। ये तो सदियों से राजनीति में होता ही आया हुआ है कि जब भी इलेक्शन होता है तो अपोजिशन वोट काटने के लिए अपनी बी टीम या फिर जातीय समीकरण देख के कोई डमी कैंडिडेट्स खड़े कर देती है कि जो कि 500,000 वोट आपके काट ले। तो ये सारे तो पार्ट ऑफ द गेम है, और ये बात तो आपको पहले से मालूम थी कि ऐसा होगा। कुछ लोग कहेंगे कि जाट वर्सेस नॉन जाट हो गया, जाट सारे एक तरफ गोलबंद हुए, इसीलिए बाकी सारे कास्ट के लोग जो है इकट्ठा होकर कांग्रेस के अगेंस्ट वोट डाल दिए। तो जाट वर्सेस नॉन जाट तो पिछले कई इलेक्शन से हरियाणा में होते ही आया हुआ है, ये भी आपके लिए कोई नई बात तो थी नहीं। इसको आपको एंटिसिपेट करना चाहिए था, लेकिन आप इन सब चीजों को एंटिसिपेट करके कुछ एक्शन नहीं ले पाए, तो इस तरह का सेटबैक आपको झेलना ही पड़ता है। कुछ डेंट डेफिनेटली कुमारी सैलजा ने जो लल्लन टॉप पर जाके और स्मिता प्रकाश के पास जाके एएनआई पर जिस तरह का उन्होंने इंटरव्यू दिया कि पार्टी में मेरी सुनी नहीं जाती, मेरी उनसे बात नहीं होती, मेरी उनसे बात नहीं होती, वहां पर मैं ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई। जरूरत क्या थी? इतने दिनों तो आप इंटरव्यू नहीं दे रही थी।
2 दिन और रुक जाते, इलेक्शन हो जाता, तब आके आपको सारी बुराइयाँ कर लेती हुड्डा जी की या फिर जिसकी भी आपको बुराई करनी थी। आप डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली तो आपने सारी बातें बोल दी कि आपको है ना कितना ज़्यादा पार्टी में सताया गया, आपके साथ कितनी नाइंसाफ़ी हुई। अगर आपको इतनी दिक्कत थी तो आप पहले पार्टी छोड़ देती, और अगर आप पार्टी में थीं, आपको सीएम बनना था, तो उसके लिए तो ये एक फर्स्ट क्राइटेरिया था ना कि पार्टी आपकी जीतनी चाहिए। आप इलेक्शन के 2 दिन पहले जाके इस तरह की नेगेटिव बयानबाज़ी क्यों कर रही थी? और इससे आपको क्या हासिल होने वाला था? और अब आपको क्या हासिल हो गया? अदर देन ये सैडिस्टिक प्लेज़र कि चलो कम से कम हुड्डा परिवार का कोई सीएम नहीं बना, मैं तो नहीं बनने वाली थी, हुड्डा जी भी नहीं बने। तो इसके अलावा आपने कुछ भी अचीव नहीं किया, एक ओवरऑल लार्जर कॉज़ को आपने नुकसान पहुँचाया है शैलजा जी। आपका उस तरह का इंटरव्यू देने का कोई लॉजिक नहीं बनता था। वो सारे के सारे इंटरव्यू ने डेफ़िनिटली डेंट पहुँचाया है थोड़ा बहुत पार्टी को, और 0.5 से लेके 1% का भी डेंट अगर पहुँचा है, तो वो काफ़ी था कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए। लेकिन इसमें भी पार्टी की फेलियर है। पार्टी को ये सारी चीज़ें तो पहले से पता थी कि 3 खेमे बँटे हुए हैं हरियाणा के अंदर में, सुरजेवाला का खेमा है, शैलजा का खेमा है, हुड्डा का खेमा है। तो उनको पहले से ये सारी चीज़ें मैनेज करनी चाहिए थी। बट एनीवे ओवरऑल लार्जर जो एक डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो इंडिया अलायंस का कॉज़ था कि इंडिया में धीरे-धीरे स्टेट बाय स्टेट बीजेपी को हटाना है, उसमें एक बहुत बड़ा झटका ज़रूर लगा है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि ये एक सेटबैक है पूरे के पूरे इंडिया अलायंस के लिए। इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब हम आज के आखिरी टॉपिक पे आते हैं। क्या इसमें राहुल गांधी की हार है? राहुल गांधी जो है एक कमज़ोर नेता साबित होते हैं? कहीं से भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राहुल गांधी एज़ अ लीडर ऑफ अपोज़िशन, एज़ द लीडिंग फेस ऑफ कांग्रेस पार्टी, वो मैक्सिमम इतना कर सकते हैं कि आपको एक माहौल बना के दे सकते हैं, एक जो है एक नैरेटिव बिल्ड करने में हेल्प कर सकते हैं, और उसमें राहुल गांधी बहुत कामयाब रहे हैं। पूरे नेशनल लेवल पे उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया है, उन्होंने एक पूरा का पूरा माहौल बनाया बीजेपी के अगेंस्ट। पूरा का पूरा जो हेट का इकोसिस्टम है उसके अगेंस्ट में पीस और हार्मनी के एक बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर के रूप में निकल के आए हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी की कहीं से कोई भी गलती नहीं है, उन्होंने अपने पार्ट पे 100% दिया है और उन्होंने मेहनत भी पूरा किया है। लेकिन अल्टीमेटली जो आपकी ग्राउंड मशीनरी है, जो आपकी इलेक्शन मशीनरी ग्राउंड पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बूथ लेवल पर जो होती है, उसका काम होता है कि वोटर को मोबिलाइज़ करके बूथ तक ले जाना, और इस डिपार्टमेंट में कांग्रेस की ग्राउंड जो मशीनरी है वो फेल होती है, बार-बार फेल होती है। और कुछ जो कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप की गलती ये होती है कि वो एक बोल्ड डिसीजन इलेक्शन से पहले नहीं ले पाते। वो उलझा के रखते हैं, कन्फ्यूज़ करके रखते हैं वोटर्स को ही कि कौन उनका सीएम होगा, नहीं होगा। कई जगह पे आपका काम कट जाता है, लेकिन नॉर्मली जहाँ पे आपके पास क्लियर कट कोई फेस है, अगर आपने राजस्थान में सचिन पायलट को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया होता या इलेक्शन से पहले उसको सीएम बना दिए होते, तो राजस्थान का इलेक्शन नहीं हारने वाली थी कांग्रेस। लेकिन वहाँ पे सचिन पायलट को निग्लेक्ट करना भारी पड़ा था। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि अगर दीपेंद्र हुड्डा को प्रोजेक्ट किया जाता है एक यंग सीएम के रूप में, या फिर राजस्थान में सचिन पायलट को एक यंग सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता, तो यूथ का और सपोर्ट मिलता, अक्रॉस कास्ट लाइन आपको सपोर्ट मिलता, और आप इलेक्शन ज़्यादा आसानी से जीत सकते थे। लेकिन आप एक बोल्ड डिसीजन लेने में डरते हैं, आप सेफ प्ले करना चाहते हैं और उसमें फिर आपकी हार होती है। इंडिया अलायंस के पार्टीज़ के पास खोने को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। उनको फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए और बोल्ड डिसीजन लेने से कतराना नहीं चाहिए। तो ओवरऑल ये थी मेरी हरियाणा इलेक्शन पे एनालिसिस। आप किसी बात से हो सकता है एग्री करते हो, किसी बात से हो सकता है एग्री ना करते हो। जो भी है आप अपने जो विचार है वो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।